Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today once again I'm here with another lecture, and it is the last part of the romantic age. Dear students, इससे पहले क्लास में हमने पार्ट 3 द रोमांटिक एज का डिस्कस किया था और हम यहाँ तक स्टडी कर चुके हैं। हमने वो जो है प्रॉपरली पहले जो है वो रोमांटिक पोइट्री के ऊपर हमने थोड़ा सा बात की और जो है एज अ होल में बात करता हूँ। जो फिर जो है वो जो प्रोज वर्क है रोमांटिक एज का, इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा बात की और लास्ट में हमने जो नावल वर्क है रोमांटिक एज का, इसके ऊपर भी हमने बात की और साथ साथ हमने वो जो प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट है रोमांटिक एज का, जैसे कि वो मिसेस एन रेडक्लिफ है एंड जो है और जो जेन ऑस्टन है एटसेट्रा, इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा बात की। आज फिर जो है मैं वही तसलसल को आगे लेके जाता हूँ और याद रखिएगा ये हमारा लास्ट पार्ट है, आखिरी हिस्सा है दी रोमांटिक एज का। इसके बाद हम प्रॉपरली जो है रोमांटिक पोइट्री के ऊपर बात करते हैं। याद रखिएगा, आपको ये बात ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि क्लासिकल एज जो था वो द एज ऑफ प्रोज था। मेनली जो क्लासिकल एज था वो एज, इसको एज ऑफ प्रोज कहा जाता है, मतलब मशहूर है प्रोज की वजह से। जबकि हमारे पास रोमांटिक एज जो है इसको हम द एज ऑफ पोइट्री कहते हैं। ये आपके वो इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है और जो है वो आपके पेपर में भी आ सकता है, क्यों इसको द एज ऑफ प्रोज एंड द एज ऑफ पोइट्री कहा जाता है। याद रखिएगा, जो हमारे पास क्लासिकल एज था इसमें जो हमारे पास एक्सप्रेशंस और अपने इमोशंस और एहसासात वगैरह का इजहार जो है वो हम प्रोज में कर सकते थे, जबकि वही सारी चीज़ें, वही जज्बात, वही एहसासात, वही सोच, वो सारे चीज़ें अब हम पोइट्री के शक्ल में, अब मतलब रोमांटिक एज के अंदर हम पोइट्री के अंदर वो करते हैं। मेरे ख्याल में ये पॉइंट आपको क्लियर हुई। हाँ, याद रखिएगा, वो अब जो रोमांटिक एज जो है इसमें जो हमारे पास जो आर्टिस्ट के माइंड है इसमें बहुत सारे चीज़ें आ गए, मतलब काउंटलेस पॉइंट इसके अंदर आ गए। एंड इधर जो है बहुत सारे, मतलब ये है कि मुख्तलिफ वो जो है वो सोच के ऊपर और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के ऊपर और इवन इंडिविजुअलिटी के ऊपर, मतलब मुख्तलिफ इंडिविजुअल के ऊपर, नेचर एंड नर्चर का, मतलब इंसान का जो नेचर होता है एज ए होल जो नेचर होता है, मतलब काउंटलेस बेशुमार चीज़ों के ऊपर अब आर्टिस्ट का नज़र पड़ा है। ठीक है, और इधर जो आर्टिस्ट अब रहे वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहे। अलर्ट मीन बहुत ज़्यादा तेज़ एंड अलाइव। अलाइव का मतलब ये है वो हर एक चीज़ को फोकस करता है और उसने बहुत सारे फिलोसॉफिकल आइडियाज़ लाए। फिर मैं ज़रा दोहराता हूँ, क्लासिकल वो जो है क्लासिक मॉडल को वो फॉलो करते थे, उनके लिए वो इंसिस्टर होते थे, उनके कोई खास मॉडल्स होते थे, वो एग्जाम्पल के तौर पे वो लेके और इसको आगे ले जाते थे। जबकि क्लासिक जो रोमांटिक जो है उनके पास तो कुछ खास नहीं थे। याद रखिएगा, रोमांटिक एज वाहिद एक ऐसा एज है जिसका कोई प्रीडिसेसर, हाँ ये एक क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि जो हमारे पास रेनेसां है 16th सेंचुरी, वो एक्चुअली वो इसको हम कह सकते हैं कि दे आर वंस इट वाज अ रोमांटिक एरा एंड इट इज़ द रिन्यूअल रोमांटिक। सो ये तो कुछ क्रिटिक्स का कहना है, लेकिन एज ए होल अगर इसको हम देख ले तो इसका कोई खास ए नहीं है कि कोई खास पैटर्न को फॉलो करता है या इससे पहले कोई खास लोग रहे हैं जो कि इस ट्रेडिशन को आगे लेके गए हैं और बाकी उसने छोड़ा है जो आके मजीद जो है उसको लेके जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे आइडियाज उसने लाए। ठीक है, अब इससे पहले जिस तरह मैंने बात की कि जो क्लासिकल थे तो वो इंस्पायर होते थे अपने इंसिस्टर से, अपने लिए कुछ खास मॉडल्स रखते थे, अपने लिए कुछ खास वो सरबराह उनके होते थे इनसे। जबकि जो रोमांटिक एज वाले जो लोग थे, जो इस वक्त के जो पोइट्स हैं, वो किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुए? याद रखिएगा, उसके लिए जो सोर्सेस थे वो माउंटेन्स थे। ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब जो रोमांटिक पोइट जो है या जो रोमांटिक आर्टिस्ट जो है वो किस चीज़ से इंस्पायर हुए? तो ये माउंटेन से, लेक से, जो
दिलचस्प ज़िंदगी जो ज़मींदार लोग, पीजेंट लोग या गांव वाले लोग जो गुजारते हैं, इनसे इंस्पायर होके और इनके ऊपर मज़ीद लिखते थे। ठीक है, आगे। और ये जो सुपर नेचुरल का जो टेरर है, जो डर है सुपर नेचुरल चीज़ों का, वो उसके जहन में, वो मिडीवल शेलेवरी जो के जो एक ऐसा जो अजीब वो मिडीवल एज का जो शेवलरी पोइट्री जो होती थी या उस वक्त के जो लोग होते थे, इससे एन मैथोलॉजी ऑफ ग्रीस। अब मिथ्स आप लोग जानते हो कि मिथ्स मेरे पास क्या है, मिथ्स याद रखिएगा। मिथ्स एक ऐसे इमेजिनरी कहानी को कहते हैं जो कि इस तरह लग जाता है या इस तरह वो आपको लगेगा कि ये ट्रू है। ठीक है, तो वो जो यूनान के जो मिथ्स से कहानियां हैं, किससे है, इससे एंड द प्रोफेसी ऑफ गोल्डन एज, और गोल्डन एज के ऊपर वो जो सोच रखते थे वो जो है वो इससे बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर होते थे। और ये सारी चीज़ें से इंस्पायर होके क्या होता था, यानी वो सारे पोइट्स को हैरान रख देता था। ठीक है, और उनको हैरान करके वो सारे चीज़ें वो फिर अपने पोइट्री के शक्ल में, मतलब लिटरेरी फॉर्म में वो सारे चीज़ें लाते थे। और ये सारे चीज़ें मतलब ये है कि अब पोइट को फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली कि आप सारे चीज़ों के ऊपर खुद गौर व फिक्र करें और कुछ मतलब ये है कि कुछ साबित करे, कुछ लिखे। ठीक है, तो क्या हुआ कि बहुत सारे पोइट जो है उस वक्त के, बहुत सारे लोग जो है, जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ और बहुत सारे ऐसे लोग जो है, कोलरिज और शेले, कीट्स, ये सारे लोग जो है वो बजाते खुद वंडर से वो मतलब नेचर की तरफ आ गए। जब नेचर की तरफ वो आ गए तो वो नेचुरल पोइट रहे। ठीक है, एंड उन्हीं फिर जो है वो लोग जो इन सारे चीज़ों से इंस्पायर होके वो लोग के ये जहन में ये चीज़ डालता था कि आप जो डल ज़िंदगी गुजारते हो, जो फजूल आर्टिफिशियलिटी के चीज़ों, आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे आप लगे हुए हो। ये पॉइंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि आर्टिफिशियलिटी या आर्टिफिशियल चीज़ों का क्या मतलब है। याद रखिएगा, 18th सेंचुरी के अंदर कॉलोनाइजेशन शुरू हुई, वो ब्रिटिश एम्पायर्स आ गई और इसने सब कॉन्टिनेंट और मतलब तकरीबन 75 कॉलोनीज़ के ऊपर जो है वो उसने की वो उसने अपना कॉलोनीज़ वो बनाई। और ये भी एक ये कह सकते हो कि एक ये वॉचवर्ड भी है कि सल्तनत जो बरतानिया जो है, इस के सल्तनत में या उसके दौरे हुकूमत में सूरज कभी उरूब नहीं होता। तो ये बात सच है। इधर जो है बरसगीर में जब सूरज डूब जाता तो उधर जापान में उधर जाता तो बिल्कुल सूरज गुरूब नहीं होता। मतलब ये है, तो सब लोग वो उसने वो कंपनियां बनाई, कंपनियां उसने शुरू की और लोगों के दिलों में और दिमाग में उसने पैसे का लालच डाला और आर्टिफिशियल खुशी के लालच उस लोगों के जहन में डाला और सब लोग जो है वो कारखानों की तरफ चले गए और बहुत सारे लोग जो है वो पैसे कमाने लगे। जबकि वो रोमांटिक्स लोग जो है वो इसके बगावत में वो निकले। इसके बगावत यानी कि आप किस चीज़ के पीछे लगे हुए हो, फजूल चीज़ों के पीछे आप लगे, ये नेचर आप इससे वो बिल्कुल बहस से। इसके दौरान जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत मशहूर पोम लिखी जिसका नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये आप ज़रूर रीड कर ले, आपको अंदर वो उधर वो लोग कहती है ना कि हमने अपने जानों को नुकसान वाले फ़ायदे पे भेजा है। अब नुकसान वाला फ़ायदा ये एक्जीमोरॉन उसने यूज़ की कि हम एक ऐसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं जो बज़ाहिर लगते हैं कि इससे हमें फ़ायदा मिलता है लेकिन मिलता हमें नुकसान है। तो अगर आप द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पढ़े ना तो आपको वो पता चलेगा कि हाँ यकीनी तौर पे जो है रोमांटिक्स लोग जो है वो उसने वो रिवोल्ट के वो बगावत की किस चीज़ का, जो कॉलोनाइजेशन आया था और जो उसने वो आर्टिफिशियल लाइफ को ग्रूम करना वो उसने शुरू किया था। तो इसके तो उनका कहना था कि आप जो है इस वो आर्टिफिशियल लाइफ को छोड़े, बल्कि जो कम्प्लेक्सिटी है और जो बहुत, बल्कि आप एक ऐसे ज़िंदगी की तरफ आ जाए, नेचर की तरफ आ जाए ताकि आपको हेल्थियर वे ऑफ लिविंग मिले। और सबसे अजीब बात जो है ये सारे चीज़ें यानी इस चीज़ को इंस्पायर होना मिडीवल शेवलरी से या मैथोलॉजी से या माउंटेन से या लेक से या पीसेंट से इंस्पायर होना, याद रखिएगा इसकी वजह से बास क्रिटिक्स का कहना है कि
द रोमांटिक एज को द रेनेसा ऑफ वंडर भी कहते हैं। ये आपका एमसीक्यूज और आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों इसको द रेनेसा ऑफ वंडर कहते हैं। द रेनेसा ऑफ वंडर इसको इसलिए कहते हैं कि वो खुद माउंटेन से, लेक से और सिंपल जिंदगी से इंस्पायर का मतलब वो हैरान हो कि ये जिंदगी तो यही है, तो दैट इज वाई इसको कहते हैं द रेनेसा ऑफ वंडर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उनका यही कहना है कि मतलब ग्रेट पोइट्स, जितने भी रोमांटिक एज के जितने भी ग्रेट पोइट्स थे, उनका यही बिलीव था कि एक इंसान को ऐसा चाहिए कि उसका माइंड बने नेचर के ऊपर और नेचर बने उनके माइंड के ऊपर। मतलब यह है कि वो कुछ भी जहन में रखता है वो नेचर का कुछ हो, और नेचर में जो कुछ भी हो वो माइंड में हो। ये उस वक्त के जो ग्रेट राइटर्स थे, जो ग्रेट आर्टिस्ट थे, उनका यही एक फिलॉसफी था। ठीक है, अब अगर मैं इसको वो कर लूँ कि उसका वो रोमांटिसिज्म का निचोड़ क्या था, एजेंसिस का क्या था, तो इसको मैं चंद पॉइंट में आपके सामने में लाया हूँ और उसको अभी मैं डिस्कस करता हूँ। वो कहते हैं कि लिटरेचर must reflects all that it is spontaneous and unaffected in nature। वो लिटरेचर वो सारी चीजें लाए जो कि स्पॉन्टेनियस हो, लेकिन शर्त यह है कि वो अनअफेक्टेड हो। अनअफेक्टेड का मतलब नेचर को वो हार्म ना करे, ना कि आप लिटरेचर के अंदर वो मौजू को लाए या वो सारी चीज़ों को डिस्कस करे जो आपसे नेचर रह जाए, नहीं, जो कि हमारे पास क्लासिकल एज में जो था। जो लोग जो है वो चरवाहे के ऊपर किस्सा सुनाना और जो है वो अपने बादशाहों के ऊपर बातें करना, उसके ऊपर पोइट्री करना और उनको प्रेस करना, जिस तरह हमारे पास जो मिडिवल टाइम पे था। ठीक है, अनअफेक्टेड इन नेचर एंड इन मैन टू बी फ्री टू फॉलो हिज ओन फ्रेइंग इन इट्स ओन वे। और इंसान को इस बात को इजाज़त देना चाहिए कि वो अपना वो जो है फैंसी और अपना वो जो है सोच जो है वो उसको फॉलो करे। मतलब ये उसके जहन में जो चीज़ भी आ जाए वो उसको फॉलो करे कि मेरे जहन में ये चीज़ कैसे आया और इस चीज़ को फिर लिटरेचर फॉर्म में वो प्रेजेंट करे। ठीक है, ये उसका वो यही जो है। और इसका रिज़ल्ट क्या था? उसका रिज़ल्ट ये था कि बहुत सारे लोग जो है वो, बहुत सारे पोइट जो हैं वो क्या हो गए, वो बजाते खुद मुड़ गए किस चीज़ की तरफ? रोमांटिसिज्म की तरफ और पोइट्री की तरफ। ठीक है, अब एक और पॉइंट को भी आप नोट करते जाए कि जो the poetry becomes so popular when South started to write in verse in order to earn money, otherwise it would have been in prose form। ये आपका बहुत ज़बरदस्त जो है पॉइंट है जो आप क्लियर। पोइट्री वो तो वैसे भी मशहूर थी, लेकिन वो ज़्यादा मशहूर तब हुई जब साउथी ने पोइट्री को लिखना शुरू की वर्स फॉर्म में। याद रखिएगा, इससे पहले पोइट्री जो था वो वर्स फॉर्म में नहीं था, वो प्रोस फॉर्म में था। जब उसने वर्स फॉर्म में पोइट्री लिखना शुरू की, किसने? साउथी ने। किस लिए? ताकि वो कुछ पैसे कमाए। तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर तब हुई। को अगर हम समअप करें तो समअप के लिए मैंने कोई मतलब इस पूरे द रोमांटिक एज को हम समअप करते, फिर वो जो है प्रॉपरली जो है हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस होल को हम समअप करेंगे तो रोमांटिसिज्म का जो मेन कंसर्न था वो क्लासिज्म का अपोज था। वो अपोज उसने वो जो है वो उससे रास्ता हटा दिया और उसके अपोजिशन में वो खड़े हो गए। रोमांटिसिज्म क्लासिज्म के अपोजिशन में हो गए। और इससे पहले क्लासिज्म के अंदर इम्पर्सनल चीज़ें को फोकस किया जाता था, इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो, जबकि रोमांटिसिज्म के अंदर वो इंडिविजुअलिटी को फोकस करते। वो कहते हैं नहीं, अब क्लासिज्म में ये था कि आपने कोई खास पैटर्न पोइट्री का है वो फॉलो करना है, वरना आपने नहीं लिखना। कोई नहीं, आपने कोई जाती सोच नहीं लिखना, बल्कि जो हम सोसाइटी के जो हम चाहते आपने वो कुछ नहीं, बल्कि रोमांटिक्स ने कहा नहीं, जो आपके सोच में आ जाए वही आप कुछ लिखें, वही कुछ आप पेपर के अंदर पोइट्री के अंदर आप लिखे जो आपके सोच में आ जाए। लिटरेचर आप वही प्रोड्यूस करें जो आपके जहन में आता है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ
टू फ्यूजन। अब दो चीज़ों का ये प्रोडक्ट है, किसका? रोमांटिज्म का कहना है सेंसिबिलिटी एंड इमेजिनेशन। जो आपके जहन में आ जाता है और आपके सोच में जो आ जाता है वो वही कुछ आप लेके, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सिंपली द रोमांटिक पोइट्री। अब जो है इस बी आर मलिक किताब से चंद लाइनें हैं, इससे मैं सम अप करता हूं। देखिए, द रोमांटिक्स The romantic spirit can be defined as the accentuated का मतलब ये है जो कि जोर से तायीद करना। The romantic spirit can be accentuated predominance of emotions। predominance का मतलब जो पहले से आपके ऊपर गलबा होते emotions coupled with the instant desire so deeply that emotion through appropriate imagery। मतलब ये है कि आपके जहन में ऐसे इमोशन जो है वो प्रीडोमिनेंट आ जाए जो कि एक शक्ल वे अख्तियार करे। Thus, romantic literature is geniusly creative literature, calling it into play the highest क्रिएटिव फैकल्टी ऑफ मैन। तो ये जो रोमांटिक लिटरेचर है ये हाईएस्ट ऐसे लिटरेचर है जो कि वो आपको बिल्कुल पेवर पे शेप में आपको मिलता है और अच्छे अंदाज से आपको द फैकल्टी ऑफ मैन, मतलब ये है कि इंसान का हर पहलू जो है इसमें आपको वो इस लिटरेचर के अंदर आपको इसकी वजाहत की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा लास्ट पार्ट द रोमांटिक एज एज ए होल का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर द रोमांटिक पोइट्री कि किस तरह की एज ए होल पोइट्री बता उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोग का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स को एंटरटेन करूँगा। कोई सवाल ना हो और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो और आपको लगता है कि इंशाल्लाह मैं एसएस इंग्लिश या लेक्चरशिप इन इंग्लिश क्वालिफाई ज़रूर करूँगा, तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहे। और मैंने एक ख़ास सीरियल से शुरू की, आप जाए लेक्चर 1 को के साथ मेरे से शुरू करें और आखिरी लेक्चर 77 तक पहुंच जाए और मेरे साथ आप आगे चले। मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। देखिए, अगर इंसान चांद पे कदम रख सकता है, आसमान पे वो चढ़ सकता है, तो एक मामूली सा टेस्ट वो नहीं पास कर सकता। इसके लिए अज़म चाहिए, जज्बा चाहिए। तो आप मेरे से शुरू करें, इंशाल्लाह एडवांस में मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।